भारत को डायबिटीज की समस्या नहीं है, भारत को डायबिटीज की तबाही है। इस वक्त लगभग 90 मिलियन भारतीय एडल्ट्स इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। यह कोई अनुमान नहीं है, यह वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है, यह अभी की गिनती है। दुनिया में दूसरे नंबर पर, सिर्फ चीन के बाद। और आईसीएमआर की अपनी नेशनल स्टडी कहती है कि असली संख्या इससे भी ज्यादा है। 100 मिलियन से ऊपर डायबिटीज के मरीज और 136 मिलियन और लोग प्री डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हैं। इतने करीब कि एक गलत खाना उन्हें उस तरफ धकेल सकता है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है एक देश के लिए? हर 10 में से एक भारतीय एडल्ट एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी मैनेज कर रहा है जो कभी जाती नहीं, जो रोजाना डिसिप्लिन मांगती है और जिस पर भारत ने एक साल में करीब 9 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए। बीमारी ठीक करने पर नहीं, बस उसे संभालने पर। और हर साल यह रकम बढ़ती जा रही है। और लगभग हर भारतीय रसोई में, मसाले के डिब्बे में, सब्जी की टोकरी में, शाम को पकने वाली दाल में एविडेंस मौजूद है। क्लिनिकल एविडेंस, पीयर रिव्यूड, रेप्लिकेटेड, पब्लिश्ड एविडेंस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के लिए जो ब्लड शुगर को मॉड्यूलेट करते हैं। एविडेंस जो ज्यादातर मरीजों को कभी दिखाया ही नहीं गया। यही वो गैप है जिसकी जांच इस इन्वेस्टिगेशन में होगी। भारत में नए डायबिटीज पेशेंट्स को सबसे पहले यही बताया जाता है कि क्या बंद करना है। चावल बंद करो, रोटी कम करो, मिठाई तो जाहिर है नहीं, तला भुना कुछ नहीं, पूरी बातचीत घटाने की है। ये हटाओ। ये तुम्हारी रसोई ने तुम्हारे साथ किया है। और लाखों लोगों के लिए यह एडवाइस उनकी पूरी फूड कल्चर पर एक फैसले की तरह आती है। मां का बनाया थाली, दादी की तड़की हुई दाल, अचानक रसोई दुश्मन बन जाती है और सॉल्यूशन कोई खरीदी हुई चीज बन जाती है। एक गोली, एक सप्लीमेंट, कोई इंपोर्टेड डाइट प्रोटोकॉल। क्लिनिकल लिटरेचर असल में क्या कहती है? दालें, लेग्यूम्स, जो 4000 साल से भारतीय खाने की प्रोटीन की रीढ़ रही है, जब चावल के साथ भारतीय तरीके से खाई जाए तो अकेले चावल के मुकाबले ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स काफी कम होता है। अकेले सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 70 होता है। जैसे ही आप उसमें दाल मिलाते हैं, वो संख्या गिरती है। साफ तौर पर नाप के साथ, बार बार क्लिनिकल स्टडीज में। रसोई समस्या नहीं है, रसोई कभी समस्या नहीं थी। सवाल यह है कि क्या हम जानते हैं कि उसके अंदर जो है उसे कैसे इस्तेमाल करना है। हम 7 चीजें देखेंगे, 7 ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनके पीछे क्लिनिकल एविडेंस है। स्टडीज ने क्या पाया, हर एक कैसे काम करती है और कैसे इस्तेमाल करनी है। यह कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, यह एक ऑडिट है। लगभग हर भारतीय मसाले के डिब्बे में होती है। करीज में फ्लेवर देती है, साग में कड़वाहट, अचार में बीज। जो लोग मेथी के दानों से खाना पकाते हैं, उनमें से ज्यादातर को पता नहीं कि वो क्लिनिकल लिटरेचर के सबसे ज्यादा स्टडीड एंटी डायबिटिक बोटानिकल्स में से एक के साथ काम कर रहे हैं। 10 अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स का एक मेटा एनालिसिस पाया कि मेथी के दानों ने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल के मुकाबले करीब 0.96 मिलीमोल्स प्रति लीटर कम किया और खाने के बाद की ग्लूकोज को करीब 2.19 मिलीमोल्स प्रति लीटर। ये छोटी संख्याएं नहीं हैं। इस तरह की रिडक्शन एक मैनेजिंग फिजिशियन का ध्यान खींचती है। मैकेनिज्म सीधा है। मेथी के दाने सॉल्युबल फाइबर से भरे होते हैं, खासकर गैलेक्टोमनान, जो छोटी आंत में शुगर का अब्जॉर्प्शन धीमा करता है। इनमें एक अमीनो एसिड भी होता है जिसे 4 हाइड्रोक्सी सोल्यूशन कहते हैं, जो सीधे इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता लगता है। 2 पाथवेज, एक दाना। सबसे सपोर्टेड मेथड, 1 चम्मच मेथी के दाने रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। 2 से 5 ग्राम रोज। करी में मेथी के पत्ते नहीं, दाने भिगोए हुए, नाश्ते से पहले। यही स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है जो स्टडीज में इस्तेमाल हुई। किसी का फेवरेट वेजिटेबल नहीं, वो सब्जी जिसे बच्चों को बहला फुसलाकर खिलाना पड़ता है। और बायोकेमिकली शायद इस लिस्ट पर सबसे फार्माकोलॉजिकली दिलचस्प खाना। करेले में एक नहीं बल्कि 3 अलग कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज कम करते हैं: कैरेंटिन, पॉलीपेप्टाइड पी और वाइसाइन। चैरेंटिन पेरिफेरल टिश्यूज में इंसुलिन जैसा काम करता है। पॉलीपेप्टाइड पी को प्लांट इंसुलिन कहा गया है।
यह स्ट्रक्चरली ह्यूमन इंसुलिन के इतना करीब है कि रिसर्चर्स ने शुरुआत में इसे सीधे ट्रीटमेंट के तौर पर स्टडी किया। विसीन एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो ग्लूकोज अपटेक तेज करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 18 है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, सफेद चावल 70 है, करेला 18। बॉडी इसे शुगर के सोर्स के तौर पर लगभग नोटिस ही नहीं करती, और साथ ही यह बॉडी में पहले से मौजूद ग्लूकोज पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। कड़वाहट कोई खामी नहीं है, वो कंपाउंड है। दुनिया का सबसे ज्यादा स्टडीड स्पाइस और डायबिटीज मैनेजमेंट के संदर्भ में शायद सबसे कम इस्तेमाल होने वाला। सब हल्दी जानते हैं। 2023 का मेटा एनालिसिस लगभग कोई नहीं जानता। रिसर्चर्स ने 59 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के नतीजे एक साथ देखे। 59 जो मेटाबॉलिक कंडीशंस वाले लोगों में टर्मरिक और कर्क्यूमिन सप्लीमेंटेशन को एग्जामिन करते थे। फाइंडिंग्स ने फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, इंसुलिन लेवल्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कवर किया। चारों मार्कर पर टर्मेरिक सप्लीमेंटेशन ने सिग्निफिकेंट रिडक्शंस दिए। मैकेनिज्म कर्क्यूमिन के इन्फ्लेमेशन पर इफेक्ट पर टिका है। क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन टाइप 2 डायबिटीज की एक फीचर भी है और उसका एक एक्सेलरेंट भी। दोनों एक दूसरे को फ्यूल करते हैं। कर्क्यूमिन नेचुरल फार्माकोलॉजी में सबसे ज्यादा स्टडीड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स में से एक है। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। प्रैक्टिकल पेज यह है, अकेले कर्क्यूमाइन की बायो अवेलेबिलिटी कमजोर है। काली मिर्च, स्पेसिफिकली पाइपराइन, अब्जॉर्प्शन को 20 गुना तक बढ़ा देती है। दाल हल्दी काली मिर्च का कॉम्बिनेशन जो ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग में दिखता है, वो कोई इत्तेफाक नहीं। यह एक फंक्शनल स्टैक है जिसे किसी क्लिनिकल ट्रायल से सदियों पहले एम्पिरिकली समझा गया था। एक स्पाइस जो रिटन रेसिपीज से पहले से भारतीय रसोई में है, और 2023 के एक अम्ब्रेला मेटा एनालिसिस का सब्जेक्ट जिसने कंसेंसस तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि 11 पिछले मेटा एनालिसिस को रिव्यू किया। निष्कर्ष, दालचीनी ने टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को करीब 10.93 मिलीग्राम्स पर डेसिलिटर कम किया और HbA1c को करीब 0.1%। HbA1c 3 महीने का एवरेज है। इसे एक पॉपुलेशन में 10वें हिस्से के प्रतिशत से हिलाना कम नहीं है। दालचीनी सेलुलर लेवल पर इंसुलिन सिग्नलिंग को बेहतर करती लगती है, उस रिसेप्टर को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाती है जो पहले से मौजूद इंसुलिन को एक्सेप्ट करे। जब बीमारी का कोर प्रॉब्लम यही हो कि सेल्स ने इंसुलिन सुनना बंद कर दिया है, तो जो भी उन्हें फिर से सुनाता है वो मायने रखता है। आधा चम्मच सुबह की चाय में, ओट्स में मिलाएं, चावल में डालें, डोज छोटी है, बड़ा सिर्फ यह जानना है कि यह मायने रखता है। जो सब्जी सांबर में लंबी फलियों के रूप में आती है और ब्रॉडली साउथ इंडियन कुकिंग में पत्तियों के रूप में, उसने पिछले एक दशक में क्लिनिकल अटेंशन बटोरी है और 2025 में अब तक का सबसे रिगियस स्टडी सामने आया। एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ने दिखाया कि मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट जब मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन किया गया, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लाइकेमिक कंट्रोल पर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स दिए। यह एक स्पेसिफिक वजह से मायने रखता है। भारत में डायबिटीज मैनेज करने वाले ज्यादातर लोग पहले से मेटफॉर्मिन पर हैं। यह फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है। 2025 की फाइंडिंग मेडिकेशन हटाने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि क्या आपकी दादी की बुधवार की सब्जी चुपचाप नाप के साथ उस मेडिकेशन को बेहतर काम करा रही थी। यहां एविडेंस असहज करने वाली हो जाती है, इसलिए नहीं कि यह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि यह इतनी स्ट्रांग है कि बहुत सावधानी से हैंडल करने की जरूरत है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 महीने चले एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल ने 60 टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को फॉलो किया, जिन्हें रोज 1 ग्राम आंवला एक्सट्रैक्ट दिया गया। उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 25 मिलीग्राम प्रति डेसिलिटर गिर गया। HbA1c 8.2% से 6.9% पर आ गया। क्लिनिकल टर्म्स में 6.9 का HbA1c कंट्रोल्ड की थ्रेशहोल्ड के करीब है। एक दूसरे मल्टी सेंटर RCT में
जिसमें रोज 2 ग्राम आंवला एक्सट्रैक्ट देखा गया। पाया गया कि आंवला न्यूली डायग्नोज्ड टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम्स पर डे के बराबर और कुछ मार्कर्स पर थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। ये असली स्टडीज हैं, पब्लिश्ड, पीयर रिव्यूड, बनाई हुई नहीं, लेकिन ये छोटी हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ट्रायल में 60 पेशेंट्स थे। मल्टी सेंटर स्टडी, मल्टीपल साइट्स पर होने के बावजूद अभी भी अर्ली फेज एविडेंस है, वो एविडेंस जो सीरियस अटेंशन और आगे रेप्लिकेशन की मांग करती है। यह नहीं कि बिना डॉक्टर से बात किए प्रेस्क्रिप्शन बंद कर दें। आंवला मेटफॉर्मिन की जगह नहीं लेता। किसी रिसर्चर ने यह क्लेम नहीं किया। एविडेंस यह सजेस्ट करती है कि आंवला एक्सट्रैक्ट एक स्पेसिफिक डोज पर ब्लड शुगर पर मल्टीपल पाथवेज से काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को मॉड्यूलेट करके, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करके, और इन छोटे ट्रायल्स में इफेक्ट साइज क्लिनिकली इंटरेस्टिंग है। यह एविडेंस की ऑनेस्ट रीडिंग है। आपकी रसोई का आंवला दवा नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं भी नहीं है। और स्टडीज ने जो पाया और जो ज्यादातर पेशेंट्स को बताया गया है, उस गैप में खुद एक तरह की डायग्नोसिस है। पहले इंग्रेडिएंट पे वापस आते हैं, दाल। नहीं इसलिए कि यह लिस्ट का सबसे ड्रामेटिक आइटम है, बल्कि इसलिए कि यह सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड है। जब एक डॉक्टर किसी नए डायबिटिक पेशेंट को बोलता है कि चावल बंद करो, और पेशेंट अपनी दाल भी हटा लेता है, तो वो नहीं जानता कि उसने उस चीज को हटा लिया जिस चीज ने चावल को सेफर बनाया था। ये 7 इंग्रेडिएंट्स कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्लिनिकल लिटरेचर ये नहीं कहती कि इन्हें खाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। ये कहती है कि यह इंग्रेडिएंट्स सही तरीके से सही मात्रा में डॉक्टर के साथ मिलके ग्लाइकेमिक कंट्रोल के साथ मिलकर काम करते हैं, जो पहले से आपकी रसोई में है। 9 अरब 80 करोड़ रुपए। यह रकम बीमारी को संभालने के लिए है, ठीक करने के लिए नहीं। और फिर भी लाइसेंस्ड लिटरेचर में पब्लिश्ड आंसर्स जो हर इंडियन रसोई में मौजूद हैं, उन्हें ज्यादातर पेशेंट्स को कभी नहीं बताया गया। यही इस इन्वेस्टिगेशन का सेंट्रल फाइंडिंग है। तो क्या करें? पहली बात, अपने डॉक्टर से बात करें। यह एक ऑडिट है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं। दूसरी बात, यह मत सोचें कि रोटी बंद करने से कुछ होगा। तीसरी बात, अपनी रसोई देखें। क्या मेरे खाने में दाल है, मेथी के दाने हैं, हल्दी काली मिर्च का कॉम्बिनेशन है? एविडेंस वहां पहले से है। जो गैप है, जो क्लिनिक में नहीं बताया गया, वो कोई षड्यंत्र नहीं है। वो सिर्फ एक सिस्टम है जिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन गैप एग्जिस्ट करता है, स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं, और आप यहां हैं 9 करोड़ लोग, हर 10 में से एक। यह सिर्फ एक पब्लिक हेल्थ स्टैटिस्टिक नहीं है। यह आपके घर में कोई है, या आप खुद हैं। और अगर आप या आपका कोई जवाब ढूंढ रहा है, तो पहला कदम यही हो सकता है, यह जानना कि आपकी रसोई में क्या पहले से मौजूद है। यह इन्वेस्टिगेशन यहां खत्म होती है। एविडेंस आपके हाथ में है, आगे का कदम आपका है। अगर यह वीडियो यूजफुल लगी, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें जरूरत है, और नीचे कमेंट में बताएं कौन सा इंग्रेडिएंट आपकी रसोई में पहले से है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए है, यह मेडिकल एडवाइस नहीं है। कोई भी डाइटरी चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।